क्या आप भी यही सुनकर इन्वेस्ट करते हो कि यार ये फंड बहुत अच्छा है, ट्रेंड कर रहा है, या फिर मेरे किसी दोस्त ने, यार ने या फिर परिवार ने इन्वेस्ट करा है तो बस इन्वेस्ट कर लेते हैं? अगर ऐसी बात है तो दिक्कत है, क्योंकि कभी भी आप जब फंड सेलेक्ट करते हो तो वो एक सॉलिड एनालिसिस पे डिपेंड करता है कि वो लॉन्ग टर्म में आपको कितना अच्छा ग्रोथ दे पाएगा, एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन करवा पाएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार आपके चैनल माइलेज एसेट मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक पटेल। जैसा कि आप जानते ही हो, आप भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हो या फिर किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम पे जो नहीं करते वो तो कंफ्यूज हैं ही, लेकिन जो करते हैं वो भी कंफ्यूज है कि अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन सा फंड चूज किया जाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होने वाला है। वीडियो आपको सीखना होगा, समझना होगा, तब जाके आप एक अच्छे फंड में इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि मेरे साथ आज आप सीख पाए कि किस तरीके से हम फंड को एनालिसिस कर सकते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला चीज जो हम टारगेट करने वाले हैं वो है गोल। गोल क्या है? अब गोल जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो सबसे पहले हमें गोल डिसाइड करना होता है। क्योंकि जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा गोल ही डिसाइडेड नहीं होता कि हम रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, इनोवेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, या फिर हम ट्रिप के लिए प्लान कर रहे हैं, तो हमारा कोई गोल ही नहीं होता है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करो, आइदर वो 500 पर मंथ से हो, 1000 पर मंथ से हो, 2000 पर मंथ से हो, तो हमारा गोल डिसाइडेड होना चाहिए। तभी जाकर हम एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिसिप्लिन अप्रोच में कंसिस्टेंट रह के जो है हम इन्वेस्टमेंट चला सकते हैं। क्योंकि जब आपका गोल ही डिसाइडेड नहीं होगा तो ये तो वही बात हो गई कि आप बस घर से बाहर निकल गए हो, आपको पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है। आपके पैसे भी हैं जेब में आपके पास, लेकिन आपको पता ही नहीं होता कि मुझे जाना कहाँ है, तो आप बस भटकते रहोगे, कभी इधर दिल्ली, कभी बॉम्बे, कभी पूना। तो इस तरीके से नहीं होता है। लेकिन अगर आपका गोल डिसाइडेड रहता है कि मुझे दिल्ली घूमने जाना है, मुझे पूना घूमने जाना है, तो क्या होता है, आप घर से निकलते हो, आपकी दिल्ली तक की टिकट होती है, आप दिल्ली जाके घूमते हो और घूमने के बाद फिर से आपके वापसी की घर की टिकट होती है, फिर वापस आ जाते हो। तो इस तरीके से जो है हमें सबसे पहले गोल को डिफाइन करना है और गोल डिसाइड करना है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है फंड सिलेक्शन। अब फंड का बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है, मल्टी कैप होता है, फ्लेक्सी कैप होता है, ईएलएसएस होता है, डेब्ट फंड होता है। तो बहुत सारे कैटेगरी होते हैं और सबके अपने अपने रिस्क हैं और सबके अपने अपने रिटर्न है। तो आपका रिस्क एपेटाइट कितना है, आप रिटर्न कितना बना सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो हमें एक अच्छा खासा जो है फंड सेलेक्ट करना होगा जिसमें हम एक अच्छे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सके। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम लार्ज कैप चूज करते हैं तो मेरा जो माइंडसेट है वो कहाँ का रहने वाला है, वो रहने वाला है कि मार्केट जो है कितना भी फ्लक्चुएट करे, मैं स्टेबिलिटी के साथ जो है एक हाई रिटर्न की तरफ बढ़ते जाऊंगा। वहीं जब हम स्मॉल कैप चूज करते हैं, मतलब मेरा रिस्क एपेटाइट जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और जो रिटर्न एपेटाइट है वो भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। वहीं जब हम ईएलएसएस थ्रू के जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम जो रहता है, यानी कि हम टैक्स सेविंग स्कीम देख रहे हैं टैक्स बचाने के लिए। तो इन सब तरीके से जो हमें एक अच्छा खासा फंड सेलेक्ट करना होता है कैटेगरी वाइज। तो कुछ और भी चीजें हैं जो हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे, जैसे फंड एक्सपेंसेस क्या है, फंड परफॉर्मेंस क्या है, या फिर फंड मैनेजर कौन है, अगर किसी भी एएमसी के अंदर किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस एएमसी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, या फिर हम कुछ और भी जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे कि आपका शार्पेन रेशियो हो गया या फिर बीटा हो गया। तो ये सब चीजों को हमें ना एक रिस्क एनालाइज करना है। तो रिस्क एनालाइज करने के लिए हमें इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। और सेक्टर एलोकेशन क्या है या फिर पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या है, और साथ ही कुछ और चीजें जैसे एसआईपी की परफॉर्मेंस, जब से वो फंड आया उसका परफॉर्मेंस क्या रहा है, ये हम सब जानने की कोशिश करेंगे अपने वीडियोस के अंदर। और बिना किसी देरी के तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पर और समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि ये लगभग मिड कैप जो मैं फंड चूज कर रहा हूँ, मिड कैप पे ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा, जो टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है, जो कि अप्रैल जून में 2025 का कौन सा बेस्ट मिड कैप फंड है। तो वहीं पे मैंने कुछ टॉप पिक किया है, मतलब कौन सा मिड कैप जो है अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है पिछले 5 सालों में, 3 सालों में या फिर 1 सालों। तो ये अगर सबसे अच्छी अगर फंड की बात करते हैं जो सबसे अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो पिछले 5 सालों में जो है मोतीलाल ओसवाल का जो है 5 सालों के अंदर लगभग जो है 30.78% का रिटर्न रहा। वहीं अगर 3 सालों की बात करेंगे तो लगभग जो है ये 28.39% का रिटर्न रहा है। और 1 सालों के अंदर अगर आप देखते हो तो ये लगभग जो है 0.09% का जो है ये रिटर्न नेगेटिव में रहा है। वहीं अगर हम ये निपॉन इंडिया की बात करते हैं तो निपॉन इंडिया का भी अच्छा रिटर्न है, 5 सालों के अंदर जो है 26.83% का रहा है। वहीं अगर 3 सालों की बात करें तो लगभग जो है ये 26.12% का रिटर्न रहा है, और 1 सालों के अंदर जो है ये 6.61% का रिटर्न रहा है। तो ये जो है फंड, तो हम जो फंड चूज करने वाले हैं वो चूज करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल का फंड हम जो है चूज कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं बिना देरी के अपने जो है फंड वाले पेज के ऊपर, फैक्ट शीट के ऊपर, और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा फंड परफॉर्मेंस के बारे में तो हमने बात कर लिया कि किस तरीके से फंड को सेलेक्ट करते हैं, फिर फंड को रीड करते हैं ताकि एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा
सके। जी हाँ, और इसको अच्छे से समझने के लिए, क्योंकि फंड तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई मिड कैप में हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन अब उसको अच्छे तरीके से एक सॉलिड एनालिसिस तो करना पड़ेगा ताकि जो है एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सके। जी हाँ, तो चलते बिना किसी देरी के मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही में सीखने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप जो है लॉन्ग टर्म में अपना एपेटाइट समझ पाए, अपना रिस्क प्रोफाइलिंग समझ पाए और साथ ही अपना गोल को समझते हुए जो एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर पाए। तो चलते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले लैपटॉप स्क्रीन देख ही सकते हैं कि जो हमारा जो टॉपिक है यानी कि मिड कैप पे चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अब चलते हैं इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत अपने आप में चीजें कहती हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव बोलता है कि मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं गारंटी एश्योरेंस नहीं करता हूं क्योंकि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप फैक्ट शीट रीड करें तो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ें। वहीं अगर हम कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी जो है अपना मिड कैप फंड है। वहीं अगर बेंचमार्क की बात करते हैं तो निफ्टी मिड कैप 150 टीआरआई यानी कि टोटल रिटर्न इंडेक्स है, उस पे बेंचमार्क उस पे फॉलो अप करता है। वहीं अगर हम रिडम्पशन की अगर बात करेंगे तो रिडम्पशन जो हमारा नॉर्मली विद इन 2 डेज के अंदर हो जाता है। जो बिगनर्स हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि जब भी आप रिडीम करोगे फंड के पैसों को तो वो 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। वहीं अगर हम एंट्री और एग्जिट लोड की बात करेंगे तो एंट्री लोड तो नील है, बट लेकिन एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो एग्जिट लोड जो है वो 1% तक चार्ज किया जा सकता है। कब? जब आप 365 दिन से पहले पैसा निकालते हैं। इसमें कोई मैच्योरिटी तो होता नहीं, आप आज पैसा डाले कल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ एक सर्टन जो टाइम दिया रहता है उस टाइम के पहले अगर आप पैसा निकालते हैं तो आपका जो है 1% तक चार्ज हो सकता है। वेरी करता है फंड टू फंड। ठीक है, ये हमने कुछ अच्छी चीजें जान ली। अब हम और कुछ चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो साथ ही हम कुछ और भी चीजें जान लेने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अलॉटमेंट डेट। तो जो हमारा अलॉटमेंट डेट है इस फंड का वो है 24 फरवरी 2014। वहीं अगर हम नैब की बात करते हैं तो नैब जो है वो रेगुलर पे 94 रुपीज के करीब है, और अगर डायरेक्ट पे बात करते हैं तो डायरेक्ट प्लान पे जो है वो 108 रुपीज पे यानी 108 रुपए पे। मंथली एयूम अगर चेक करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा खासा यानी कि 26,000 के करीब है। वहीं अगर हम लेटेस्ट एयूम की बात करेंगे तो वो भी लगभग 27,000 करोड़ के करीब है। बहुत अच्छी बात है। चलिए इसे क्लियर कर लेते हैं सबसे पहले। अब बेटा है यानी कि अगर आप मेजर रिस्क मेजर जब करते हो तो बीटा देखना पड़ता है, पोर्टफोलियो रिटर्न ओवर रेशियो, शार्पेन रेशियो, स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो, बहुत सारी चीजें यानी इन्फॉर्मेशन रेशियो भी आपको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो बीटा जो हमारा 0.9% का है, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो जो है 1.84% का है, वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन एनुअलाइज बेसिस पे करें तो 18.5% का है, शार्पेन रेशियो 1.1 का है और इन्फॉर्मेशन रेशियो जो है 0.53% का है। ये रेशियो को रीड करना, कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, तब जाके आप रिस्क फैक्टर कैलकुलेट कर पाते हो कि हम कितना रिस्क इसमें बेयर कर सकते हैं। आप इसे ये मत समझिएगा कि ये बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वीडियोस में जो है हम आगे बढ़ेंगे और कुछ चीजें और भी जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि हमारे फंड मैनेजर हो गए या फिर जो है हमारा एक्सपेंस रेशियो क्या होने वाला है। तो फंड मैनेजर आप देख सकते हो कि जो इक्विटी के हैं वो हैं आपके मिस्टर निकेश शाह या फिर मिस्टर अजय खंडेलवाल या फिर मिस्टर राकेश सेट्टी जो है वो डेब्ट के लिए हैं, या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज के लिए अगर आप चेक करते हैं तो मिस्टर सुनील सावंत। तो फंड मैनेजर को भी जानना उतना ही जरूरी है जितना जानना फंड को जरूरी है, क्योंकि फंड वही मैनेज कर रहे होते हैं इनडायरेक्टली आपके बिहाफ में। तो उनका पास्ट हिस्ट्री आप चेक करिए, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, एमसीज के ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए। वो कैसे करेंगे चलिए वो भी अभी हम देख लेते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए। अब हम चलते हैं अपने गूगल पे और जानने की कोशिश करेंगे बहुत ही सिंपल टर्म में। तो अब जैसे फंड रिकॉर्ड अगर हम चेक करते हैं तो फंड रिकॉर्ड जो है हमारा वो काफी अच्छा है, यानी कि अगर म्यूचुअल फंड, पीएमएस, अगर एआईएफ को मिलाते हैं तो लगभग 1,29,497 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा खासा मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा खासा जो फंड है। वहीं अगर हम एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स की बात करेंगे तो लगभग 30 प्लस यानी 30 प्लस इनके पास जो है एक्सपीरियंस इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स हैं। वहीं अगर हम क्लाइंट्स की बात करेंगे तो वो भी अच्छा खासा रेशियो है, लगभग 74 लाख के करीब है। बहुत अच्छा, 74 लाख, बहुत अच्छा। और ये कब आया था मोतीलाल? तो मोतीलाल लगभग जो है 2008 में आ चुका था। 2008 से एएमसीज में एंटर किया और उस समय से म्यूचुअल फंड में फंड मैनेज कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। अब साथ ही जो है हम फंड मैनेजर को भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे हमने देखा था निकेश शाह, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निकेश शाह जो कि मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और यहाँ पे जो वो मोतीलाल में ये भी शो कर रहे हैं। ठीक है, ये कभी वेलिंगर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से पढ़े हैं, वो भी दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इन सब तरीके से जो आप इनको ट्रैक कर सकते हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहीं अगर हम अजय खंडेलवाल जी के ऊपर चलते हैं तो उनका भी आप यहाँ से ट्रैक रिकॉर्ड रिपोर्ट चेक कर सकते हो। ये कौन से एमसीज के साथ काम कर रहे थे, उनका फंड अभी तक कैसा परफॉर्म कर रहा है, मतलब पास्ट रिकॉर्ड बेसिकली चेक करना होता है। तो चलिए फिर से हम चलते हैं वापस से अपने फैक्ट शीट में और समझने और जानने की कोशिश करते हैं अपने चीजों को। तो ये तो हो गया अभी तक का जो हमने जान लिया कि फंड मैनेजर कौन होता है। अब हम ना एक्सपेंस रेशियो के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो डायरेक्ट में 0.70% से लेकर रेगुलर में 1.5% तक जाता है। ये वेरी करता है कि आप मतलब किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, डायरेक्ट जाके कर रहे हैं या फिर प्रोफेशनल एडवाइजर के साथ जाके कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीजें तो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम कुछ और
भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि फंड का परफॉर्मेंस क्या होने वाला है। ठीक है, तो एसआईपी फंड के परफॉर्मेंस को हम जल्दी जल्दी चेक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे, क्योंकि वीडियो को ज्यादा लंबा हमें नहीं करना है। तो एसआईपी परफॉर्मेंस अगर हम चेक करते हैं, तो जब से ये डेट आया, मतलब जब से ये फंड आया है, ठीक है, सिंस इंस्पेक्शन, तो 10,000 मंथली 10,000 के इन्वेस्टमेंट से चेक करेंगे। तो जिसने भी 10,000 रुपया मंथली इन्वेस्ट करा होगा, तो आज तक उसका 13,40,000 रुपया हो गया है। और इनका रिटर्न जो रहा, स्कीम रिटर्न, वो लगभग 20.73% का है। और स्कीम जो आज तक परफॉर्म करके पैसा बना के दिया, वो लगभग 41,19,000 रुपए के करीब है। बहुत अच्छी बात है। वहीं अगर किसी 10 साल तक इन्वेस्ट करा है पिछले 10 साल में, तो 12 लाख रुपए जमा हुआ होगा, 36 लाख रुपए उन्हें बढ़ के मिल रहा है। किसी ने 7 साल पहले जमा किया होगा, तो 8,40,000 जमा किया होगा, 21,71,000 मिल रहा है। वहीं अगर हम 5 सालों की बात करेंगे, तो 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड है और जो रिटर्न जनरेट होकर मिल रहा है, वो 12,56,458 रुपए। ये तो चलिए हमने देख लिया। अब 1 साल पे हम देखते हैं डेटा। ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो हमने देखा था फंड परफॉर्मेंस पे कि 1 साल में जो है माइनस पे था, तो स्कीम रिटर्न जो है सच में माइनस पे था। जो माइनस नेगेटिव रिटर्न आया वो है -5.08%, जिसका 1,20,000 रुपए इन्वेस्टेड था, वो 1,16,000 रुपए हो गया। तो ये तो बेसिक सी चीजें थी कि किस तरीके से, क्योंकि फंड ऑब्जेक्टिव तो यही बोलता है ना कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हूं। आप मुझे लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हो एक अच्छे तरीके से और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम चलते हैं सेक्टर एलोकेशन, जबकि बहुत मेन होने वाला है। सेक्टर एलोकेशन अगर आप चेक करोगे, तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टेड अमाउंट जो है वेटेज के हिसाब से, वो है आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर, और कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर है 13.1%। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट चेक करेंगे तो 8.8%, रिटेलिंग के चेक करेंगे तो 4%, वहीं अगर टेलीकॉम सर्विसेज की चेक करेंगे तो 4%, वहीं अगर हेल्थ केयर की चेक करेंगे तो 3.9%। इसी तरीके से सो ऑन, हर जगह पे एक अलग अलग वेटेज जो है कैरी कर रहा है। तो ये तो हमने कुछ और भी अच्छी अच्छी चीजें जान ली। अब जिनको लगता है कि नहीं, मुझे आईटी सेक्टर में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, इक्विटीज के थ्रू भी नहीं जा सकते हैं, तो उस समय पे क्या करते हैं कि आप जो है फैक्टशीट के थ्रू सेक्टर एलोकेशन चेक कर सकते हो। तो ये फंड जिनको आईटी में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है, उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अब हम चलते हैं पोर्टफोलियो एलोकेशन के ऊपर और समझने और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब आप देखते हो तो प्रिसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जो है सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करता है 10.1% का, कोफोर्स जो है लगभग 9.5% का, कल्याण ज्वेलर्स जो है लगभग 8.1% का, पॉलीकैब लिमिटेड जो है 5% का, एंड सो ऑन। इस तरीके से जो है अलग अलग वेटेज के साथ जो है मार्केट में फंड परफॉर्म कर रहा है और अलग अलग कंपनियों में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट चल रहा है, जो कि टोटल जो नेट आता है वहां पे आता है 75.5% का टोटल। वहीं पे अगर डेरिवेटिव माइनस होता है, तो टोटल जो नेट बच जाता है वो बच जाता है 67.9, यानी कि 68% इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। ठीक है, बाकी रिसीवेबल होता है या फिर किसी भी तरीके का सीवीएल हो, तो इस तरीके का होता है। तो ये तो हमने चीजें सब अच्छे तरीके से जान लिया हमने। अब हम साथ ही कुछ और भी चीजें जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अगर किसी भी कंपनीज पे इन्वेस्ट है, तो उनका सच में रिटर्न आज तक कितना रहा है पिछले 5 सालों में। तो आप ना यहाँ पे चेक करो। सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्रिसिस्टेंट लिमिटेड। प्रिसिस्टेंट लिमिटेड को मैं क्रसर से मूव कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो 313 रुपए पे था आज से 5 साल पहले, और आज के समय में अगर आप देखोगे तो 6,085 रुपया पे चल रहा है। वहीं अगर हम कोफोर्ज की बात करेंगे, तो कोफोर्ज भी लगभग 5 साल पहले 396 रुपए यानी कि 400 रुपए के करीब था, और आज 1850 रुपए पहुंचने वाला है। कल्याण ज्वेलर्स की बात करेंगे तो वो भी 75 रुपए पे था और आज 503 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मतलब लगभग सारे स्टॉक्स इनके बहुत अच्छे परफॉर्म रहे हैं। ठीक है, वहीं अगर पॉलीकैब इंडिया की बात करेंगे तो 5 साल पहले मात्र 782 रुपए पे था और आज 6,000 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो आज से 5 साल पहले 1100 रुपए पे था और आज के समय में 14,200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर की बात करेंगे तो लगभग 5 साल पहले 111 रुपए पे था और आज के समय में 1200 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ओवरऑल जो है हमारा रिव्यू रहा है फंड के प्रति। अब आते हैं और समझने की कुछ चीजें कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने एनालाइज करा। फर्दर जो है हम रिस्क मेजर को भी कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे और आगे वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से रिस्क मेजर होता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, जब भी आप फंड सेलेक्ट करो तो किस तरीके से कर सकते हो। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि हमें जो एक स्मार्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। मार्केट में बहुत सारे तरीके के फंड रन हो रहे हैं, लेकिन हमें किस में इन्वेस्ट करना है वो हमारे रिस्क एपेटाइट, हमारा गोल डिसाइड करता है। तो इन सब तरीके से जो हम एक अच्छा खासा इन्वेस्टर बन सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और मेरा आपसे यही अप्रोच रहेगा कि प्लीज आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने। ठीक है, अगर आपका गोल लंबा होगा तो आपका पैसा भी उतना अच्छा ग्रो करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आपको किसी भी तरीके का अगर अवेयरनेस चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं मेल आईडी डाल दे रहा हूँ, मेल आईडी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।